नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आगे की लिखी हुई कहानी दरोगा अमीचंद। यो तो जिस जेल की बात है उसका नाम मैं बता देता, पर मुश्किल यह है कि उसके साथ फिर दरोगा का नाम भी बताना पड़ेगा या खुद पता लगा लेंगे। और एक कहानी के नाम पर किसी को दुख देना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता, फिर चाहे कहानी सच्ची ही क्यों न हो। इतना बड़ा बता सकता हूँ कि बात सन 37 की है, जब देश भर की जेलें दूसरी बार खचाखच भर रही थी और एबीसी क्लासों में बंटकर अलग अलग दलों के बिल्ले लगाकर भी बहुत से असंतुष्ट आंदोलक सियासी के नाम से एक बिरादरी में शामिल होकर अपने दिन बिता रहे थे। कहने को कह लीजिए कि वह हजरा की जेल थी, क्योंकि हजरा जेल पंजाब की शायद सबसे बड़ी जेल थी और सच को छिपाना ही तो उसे झूठ में नहीं बड़प्पन में छिपाना जरा भला मालूम होता है। मैं हजारा जेल में नया नया आया था, तब तक बी क्लास से लेकर लाहौर की जेल में सूने मगर आराम के दिन काटता रहा। एक और सूनेपन से ऊब कर कुछ झगड़ा कर बैठा तो सी क्लास हो गई और तब मैं हरिपुर हजरा जेल में भेज दिया गया। मैंने सोचा कि चलो आराम आ गया तो सूनापन भी जाएगा, जीवन में कुछ गति जाएगी। हाजरा की बड़ी जेल में कुछ रंगीनी तो होगी, कहीं अधिक स्याह रंग होंगे तो कहीं लाल उजला नौरंगी रंग भी तो उभरेगा ही। और इसमें मुझे निराश नहीं होना पड़ा। यूँ तो रंगीनी ही मुझे सिर्फ आशा थी और स्याहपन का पक्का विश्वास, क्योंकि हजरा के नए दरोगा साहब जिनकी बात सुन रहा हूँ एक नंबर जालिम मशहूर थे। अटक जेल में मार्शल लॉ के पुराने कैदियों के साथ उन्होंने जो जो ज्यादतियाँ की थी उसे पंजाब भर की जेलों में लोग जानते थे और उन्हीं के कारण दारोगा अमीचंद अटकटवाला हो गया। यद्यपि उसकी बदौलत अब वह दरोगा से बढ़कर डिप्टी साहब हो गए हैं और राय साहब का खिताब भी उन्हें मिल चुका था। यह भी सुना जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर का आर्डर भी उन्हें शीघ्र मिलने वाला है। इन्हीं दारोगा साहब की वजह से अटक जेल का भी आतंक सूबे भर में फैल गया था। जिसको अटक जेल भेजा जाता था वह समझ लेता कि उसे द्वीपांतरित किए बगैर काले पानी भेजा जा रहा है, और जो सुनता था जान लेता था कि जिसे भेजा गया है वह या बड़ा दबंग और खतरनाक सियासी कैदी है, जिसके आत्माभिमान को सरकार जैसे भी हो तोड़ना चाहती है, या फिर कोई ऐसा दुष्ट और लाइलाज इखलाली जिसे सब सजाए देकर जेल वाले हार गए हों, यानी जेल के मुहावरे में खलीफा हो चुका हो। अटक जेल की जिन बाड़कों में खलीफा को रखा जाता था उसके बड़े हौलनाक वर्णन में पंजाब की जेलों में प्रचलित थे, और उसके प्रचार में दारोगा अमीचंद का आतंक भी और बढ़ता जाता था। दारोगा अमीचंद की और एक और बात भी मशहूर थी, वह यह कि उनका चेहरा ऐसा रोबीला है कि मामूली कैदी तो उसकी शक्ल देखकर ही थर थर काँप उठते, और कहीं किसी की और वह नज़र देख दे बस उसके अवसान खता हो जाए। यो अमीचंद डील दौल के साधारण थे, कद मंझला था पर अकड़ कर चलते थे। शरीर कुछ भरी पर चाल में कुछ ऐसा कटाव छटाव और फुर्ती की जब वह परेड पर निरीक्षण के लिए जाते तो कैदी मानो अकस्मात ही आधा कदम पीछे हट जाते। अमीचंद थे तो खन्नी पर अपनी घनी मूछें ऐसी उमेट कर रखते थे कि ठाकुर ठाकुराइन भूल जाए। मोम लगाकर मूछों की नोक का कसाब कुछ ऐसा तीखा रखते थे मानो तारकसी का काम करने वाले किसी अच्छे कारीगर ने लोहे के तारों के लच्छे लेकर उन्हें बट कर
नोक दे दी हो। बात मशहूर थी कि दारोगा अपनी मूंछों को बढ़ते रहते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि नींबू उड़ाकर मूंछों की नोक पर उसे भोंक कर तसल्ली न कर ले कि नींबू उससे आर पार छिप जाता है। मानो कोई जल्लाद रोज किसी को सूली पर चढ़ाकर देखा करे कि वह ठीक जमी है कि नहीं। लोग कहते ही थे कि दारोगा आमी चंद वह तो पूरा जल्लाद है, उसके मूछें नहीं देखी तुमने। किस्सा कोता मैं जब हरिपुर पहुंचा तो दारोगा अमी चंद वहां नए नए तैनात होकर आए थे। उन दिनों हजरा जेल में बहुत से अकाली कैदी थे। बहुत दिनों से जेल वालों से इसकी चल रही थी और सब जानते थे कि इन्हीं को ठीक करने की लिए अटक के जल्लाद को भेजा गया है और इस चुनौती को अकालियों ने तत्काल स्वीकार कर लिया। जेल में तो यह ऊप से बचने का एक उपाय है, फिर अकाली तो अकाली ठहरे। यो बात कुछ नहीं थी। अकाली लोग सवेरे खाने पर बैठे तो किसी एक अकाली की दाल की बाटी में कंकड़ निकले। दाल में कंकड़ निकालना साधारण बात ही मानी होगी। फिर जेल की दाल, मगर वह तो ठन्नी थी, कोई हिला चाहिए था। अकालियों ने खाना छोड़ दिया। कहा कि अब तो रोटी बे तब खाएंगे जब दारोगा अमी चंद आकर मुआयना कर ले कि खाना कितना खराब है। और जब लड़ाई छिड़ गई तो फिर वाजिब और गैर वाजिब को कौन पूछता है। लड़ाई में तो साधारण आदमी भी कुछ अनरिजनेबल हो जाते हैं। फिर वाहे गुरु का खालसा उन्हें एक लंबी सूची बनाई कि इसकी क्या क्या शिकायतें या कह लीजिए मांगे हैं, और तब तक वे पूरी न होवे जेल की डिसिप्लिन न मानेंगे। हर अकाली को आधा आधा सेर दूध मिले, रात को उसकी कोठरियाँ खुली रहे, मशक्क़त उन्हें न दी जाए, दाल की बजाय महाप्रसाद मिले, छोटी बड़ी 20 एक मांगे उनकी तैयार हो गई। उधर दरोगा भी अपना लोहा मनवाने को उतावले थे। उन्होंने कहलवा दिया कि कैदी कैदी है, उन्हें कोई फरियाद करनी हो तो परेड के दिन कर सकते हैं, धौंस कोई नहीं मानेगा और डिसिप्लिन न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात बढ़ती ही गई। अकालियों को एक पर एक सजाएं मिलने लगी। धीरे धीरे मामला जेल से बाहर फैलने लगा और क्रमशः सूबे में यह बात फैल गई कि अमी चंद अटककवाला हजार में नई लड़ाई ले रहा है। अकालियों से अगर बात से और तू पकड़ा तो शायद लोग अमी चंद न कहकर हजारे वाला कहने लगेंगे। दरोगा अमी चंद खुश थे। उनका छोटा सा शरीर कुछ और भी अकड़ कर चलता, पैंट की क्रीज कुछ और भी कटार सी धार सी तीखी नजर आती और मूछों की ऐंठन तो ऐसी मानो नींबू तो क्या, अगर बिल्लौर की गोलियां भी हो तो बिध जाएगी। लेकिन बात फैलने के लिए कुछ ऐसे ही असर हुए जिनके लिए दारोगा तैयार नहीं थे। सूबे भर में उनका जो दबदबा था उसकी वजह से उन्हें इंस्पेक्टर जनरल भी जानते थे। उसका एक पहलू यह भी था कि 1 महीना हो गया और अभी तक दारोगा अमीचंद भी कैदियों का विद्रोह कुचल नहीं पाए। तब या तो वह काम में ढील देने लगे हैं या फिर मामला ही कुछ संगीन है। हड़ताल की नहीं, बलवे का है। इंस्पेक्टर जनरल ने तय किया कि वह मुआयना के लिए आवेंगे और जेल को सूचना दे दी गई। हम लोगों को यह बात तत्काल नहीं मालूम हुई, बल्कि हमसे छिपाने की खास वजह थी। दारोगा साहब ने सोचा कि जहां मुआयना एक मुसीबत है वहां एक मौका भी है। अगर आईजी के आने पर वह उन्हें यह सूचित कर सके कि बलवा उन्होंने शांत कर लिया है तो उसकी सफलता दुगनी होगी और उसका रौब भी सीधे आईजी पर काफ़ी पड़ेगा। आमने सामने की बात और होती है और किसी जिले से आई हुई रिपोर्ट की बात और, मगर
बलवा दबे तो न, जुल्म तो उन्होंने बहुत कर लिए। अकालियों पर कोई असर नहीं हुआ, मानो गैंडे की पीठ पर कोरे पड़ रहे हो। 100 पड़े तो क्या और 1000 पड़े तो क्या। सहसा ऐलान हुआ कि सवेरे परेड होगी और डिप्टी साहब अकालियों के वार्ड में जाएंगे। अकाली कैदी तैयार हो गए कि शायद कोई नया अत्याचार होने वाला है। मगर परेड में जाकर डिप्टी साहब ने कहा, तुम लोग अभी झगड़ा करके थके नहीं, क्या फ़ायदा है। और जेल तो जेल है, यहाँ तो कानून मान के रहना पड़ेगा, क्यों मुसीबत उठाते हो। उसकी नज़र कतार पर फिरती हुई एक जगह रुक गई। जिस पर रुकी उसने उत्तर दिया, मुसीबत तो ऐसे भी है वैसे भी, फिर क्यों न अकड़ कर रहा जाए। डिप्टी साहब की आंखें दबे गुस्से से छोटी छोटी हो गई, मगर उन्होंने समस्वर में कहा, अच्छा चलो, तुम लोगों ने बहुत दिखा लिया कि तुम अकाली हो, और मैं भी अटकल वाला दारोगा अमीचंद हूँ। अब काम की बातें करो, तुम लोग क्या चाहते हो। 2-3 कैदियों ने कहा, हमारी मांगे आपको मालूम है, उन्हें पूरा कर दो बस। पूरी शर्तें तो खुदा भी नहीं मानी जाती, पर तुम लोग आपस में सोच विचार कर लो और 5 आदमियों का डेपुटेशन मेरे दफ्तर में भेज दो। मैं विचार करके फैसला करूंगा। डिप्टी साहब चले गए। परेड बर्खास्त हो गई। उनकी मूंछों की चमकीली काली ऐंठन अकालियों के दिल में सुई सी चुभती रही, पर उन्होंने पांचों में पंचों को चुनकर बातचीत चलाने का काम उन्हें सौंप दिया। मसल मशहूर है, एक खालसा 1.25 लाख, फिर 5 पंचों में अगर 25 मत हो गए तो क्या अचंभा। बड़ी देर खचखच चली। कुछ की राय थी कि दारोगा सीधे रास्ते पर आ रहा है, यानी मांगों में और नई मांगे जोड़कर जाना चाहिए। किसी का ख्याल था कि नहीं, समझौता करना चाहता है तो कुछ रियायत तो होनी चाहिए। बीच में कोई तरह के मत थे। फिर यह भी सवाल था कि रियायत हो तो किस या किन शर्तों पर, इसके बारे में भी मतभेद था। अंत में एक बुजुर्ग ने कहा, भाइयों, मेरी बात मानो तो मैं एक सलाह दूं। सबने पूछा, क्या। वह यह कि हम लोग अपनी सब मांगे वापस ले लें। दरोगा से कहें कि जाओ, हमने तुम्हें बख्शा। जो सुलह करने आवे उससे बनिए की तरह मोल तोल नहीं करना चाहिए। सब लोग अकचकाकर बूढ़े सरदार की ओर देखने लगे। क्या महीने भर का संघर्ष व्यर्थ जाएगा। जितनी सजाएं, जितने अपमान उन्होंने सहे थे, एक बार उनकी आंखों के आगे दौड़ गए। एक ने कहा भी, आपसे इसकी तवक्को नहीं थी। बूढ़े ने अविचलित भाव से कहा, सिर्फ एक बात हम अपनी तरफ से रखें। वह क्या। वह यह कि हमारा दरोगा से कोई झगड़ा नहीं है, मगर वह भी हम पर हेकरी जताना छोड़ दे। बस एक बार वह हमारे सामने अपनी मूछें नीची कर ले, फिर हम सब उसके कायदे कानून मान लेंगे। बात बिल्कुल अप्रत्याशित थी। सब थोड़ी देर चुप रहे। फिर किसी ने कहा, हमको तो बात नहीं जचती, लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। दारोगा का क्या हाल है, कल को फिर मुकर जाए तो सारी तकलीफें फिर से शुरू से उठानी पड़े। बूढ़े ने कहा, वह बात तो शर्तें मनवाने पर भी हो सकती है। आज मान ले, कल मुकर जाए तो फिर भूख हड़ताल हो, मगर लड़ाई बीच में छोड़ना तो खालसे का काम नहीं। पर शरण आए दुश्मन को दबाना भी तो ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि एक बार आजमा कर तो देखो। अंत में मान ली जाई। 5 का भी डेपुटेशन नहीं गया, केवल बूढ़ा सरदार अकेला भेजा गया। दफ्तर में जाकर उसने कहा, डिप्टी साहब, आप सुलह करना चाहते हैं तो हम भी राजी हैं। हम अपनी सब मांगे वापस लेते हैं। डिप्टी साहब ने कुछ अचंभे में मगर अपनी खुशी को भी छिपाते हुए कहा, क्या।
वैसे चाहिए यही जो काम लड़कर नहीं होता, वह दबकर रहने से होता है। तुम राय साहब अमीचंद को जानते नहीं। मैं कानून वानून की परवाह नहीं करता। मैं चाहूँ तो तुम्हारी बैरक में पीपे के पीपे घी भेजवा दूँ, चंदन के बाग लगवा दूँ। हाँ, चंदन के बाग। हमारी दरखास्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे सामने एक बार अपनी मूछें नीची कर लें। क्या? दारोगा साहब की त्योरियां चढ़ गई, मगर सामने शायद आईजी के दौरे का प्रोग्राम रखा गया था। तुरंत ही संभल कर बोले, तुम जा सकते हो। तुम्हारी दरखास्त पर गौर करूंगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब पौ फटने के बाद जमादार ताले खड़क कर देख कर सब अच्छा है चिल्लाकर अभी गए ही थे। बैरकों की कोठरियों के दरवाजे अभी खुले नहीं थे। दरोगा अमीचंद सहसा अकालियों की बैरक के फाटक पर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। दारोगा के साथ कोई अमला नहीं था। यहाँ तक कि चाबियां लिए चीफ हेडवार्टर भी नहीं। फाटक पर खड़े होते ही अकालियों के पंच भीतर उनके सामने आ गए। दारोगा ने कहा, तुम लोगों की दरखास्त पर हमने विचार कर लिया। हम तुम्हें आखिर साथ रहना है। न तुम जेल छोड़कर भागे जा रहे हो, न हम सर्विस छोड़कर भागे जा रहे हैं। फिर हेकरी की क्या बात? आपस में जो खींचातान होती ही रहती है, उससे कोई छोटा थोड़े ही हो जाता है। कभी हमने दबा लिया, तुम दब गए। कभी तुमने जोर मारा तो हमने पैतरा बदल लिया। कभी हमने तुम्हारी गर्दन नाप ली, कभी तुम्हारे सामने हमने मूछें नीची कर ली। कहते कहते उन्होंने हाथ उठाया, अंगूठे और उंगलियों से मूछों की नोकें दबाई और गालों पर उन्हें मलते हुए नीचे मोड़ लिया। ऐंठन के बल तो भला क्या मिटते, पर मोम तो था ही। मूछों के दाएं बाएं दोनों गुच्छ ऐसे हो गए मानो फुलचड़ी सी, मगर छोटी मगर काली चिड़िया कीड़ा बीरा पकड़ने का चोंच झुकाए हो। दारोगा ने कहा, लो, इससे कुछ आता जाता थोड़ी ही है। बस अब हमारी सुलह। मैं अभी जमादार को भेजता हूँ कि बारक खोल दे। कहते कहते वह लौट पड़े। अहाते के फाटक तक पहुँचने के पहले ही उन्होंने मूछें फिर ऐंठ कर पूर्वतः कर ली थी। एक हल्की सी मुस्कान होठों के कोनों को उभार कर मूछों की ऐंठन को और बल दे रही थी। मन ही मन दारोगा साहब अपनी पीठ ठोक रहे थे कि सफाई से हंसी हंसी में उन्होंने सारी बात ही उड़ा दी थी। शर्त भी पूरी हो गई, कुछ बिगड़ा भी नहीं। 3 दिन बाद जाकर आईजी देखने आए। जेल बिल्कुल शांत है। राय साहब अमीचंद के दबदबे के मुताबिक ही सब काम कायदे और मुस्तैदी से हो रहा है। जब परेड लगेगी और दूसरे कैदियों की तरह अकाली भी कतार बांधकर खड़े होंगे, यह आईजी को उनके सामने गुजरते हुए कहेंगे कि इन लोगों का मामला अब सेटल हो गया है और सब जेल की डिसिप्लिन मान रहे हैं। तब कितनी बड़ी विजय का क्षण होगा। वह उधर अकालियों की बारक में कुछ कैदी बूढ़े सरदार की ओर एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रश्न था। क्या यही बात थी? बस उसमें कहा था कि विजय का सुख या कि समझौते की शांति। दारोगा अमीचंद तो उन्हें बनाकर चला गया। कहानी तो इतनी ही है, लेकिन बात इससे आगे भी है। दारोगा अभी टेढ़ी तक पहुंची होंगे कि दूसरी सियासी बारक में हमें खबर मिल गई। दारोगा अमीचंद ने अकालियों के सामने मूछी नीची कर ली और ताले खुलने से पहले जेल के 6,500 कैदियों को पता लग गया था कि दारोगा अमीचंद अटकवाले ने अकालियों के सामने मूछें नीची कर ली। दूसरे दिन आईजी के दौरे का ऐलान हुआ और तैयारी की परेड हुई। राय साहब अमीरचंद कतार देखते हुए गुजर रहे थे कि एक कैदी ने हाथ उठाकर नाक के दोनों ओर अंगूठा और उंगली जमा कर धीरे धीरे ओठों के कोनों तक खींचे।
जैसे कोई पसीना पोंछने के लिए करे। और उसकी इस हरकत पर सारी परेड के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। राय साहब अमित चंद ने सहसा करे पकड़कर रूखे स्वर में पूछा, क्या है? जिसे सुनकर अटक के खालिफाओं की रूहें कांप जाती। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। केवल कुछ आगे एक दूसरी जगह एक कैदी ने वैसी ही हरकत की और अब की बार हंसी भी स्पष्ट हो गई। दारोगा साहब बड़ा कड़ा चेहरा बनाए जल्दी से मुआयना समाप्त कर चले गए। लेकिन तीसरे दिन जब आईजी आए और परेड की बिल्कुल सीधी कतारों के सामने से गुजरने लगे तो कई कैदियों ने एक साथ नाक के आसपास पसीना पोंछा और एक चौड़ी रूपाली हंसी कई कतारों के चेहरे खिला गई। आईजी ने पूछा, राय साहब अमित चंद, क्या बात है? आपकी जेल की डिसिप्लिन बड़ी ढीली है। राय साहब ने डूबते से स्वर में कहा, सर इस मामले पर दफ्तर में मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल और रह गए हैं। आईजी ने कहा, फिर मानो यह ध्यान करके कि राय साहब के अनुशासन को पुष्ट करना चाहिए। उन्होंने फिर ऑफ फोर्स वही बातें होगी। आईजी के जाने के एक हफ्ते बाद दरोगा अमित चंद बदली का आर्डर आ गया, क्योंकि हाजरा जेल की डिसिप्लिन बिगड़ रही थी। उन्हें मुल्तान भेजा गया। पर वे वहां पहुंचे तो कैदियों को पहले से खबर थी। वह राय साहब अमित चंद अटकवाले की नहीं, उस दारोगा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने हाजरा में कैदियों के आगे मूंछें नीची कर ली थी। जल्दी ही वहां से उसकी बदली हुई और वह जहां भी वह गए उनकी कीर्ति उनसे पहले पहुंची और कैदियों का अनुशासन उनसे नहीं बन पड़ा। अंत में डिप्टी से फिर दरोगा होकर वह एक छोटी सी जिला जेल के इंचार्ज बनाए गए। मगर पंजाब भर में ऐसी कोई जेल नहीं थी जिसे मूंछों वाला किस्सा न मालूम हो। हार कर दरोगा साहब ने रिटायर किए जाने की दरखास्त दी और दारोगा के पद से ही पेंशन लेकर चले गए। जब मैं जेल से छूटकर आया तब वह सर्विस छोड़ गए थे। कहा किस उपेक्षित कोने में उन्हें मुंह छिपाने लायक जगह मिली यह पता नहीं। कैदियों के लिए चंदन के बाग तो क्या, अपने लिए बबूल की छाह भी बेचारे पा न सके या नहीं मालूम नहीं। जेलों के खालीफा भी बड़ी जल्दी उनका नाम तक भूल गए। लेकिन आज भी अगर कोई नए इकबारे कैदियों से भी पूछे तो वह मुस्कुराकर सिर हिला देगा कि हाँ, उसे उस दरोगा की बात मालूम है जिसने कैदियों के सामने मूंछें नीची कर ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।